हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन। इससे पहले की क्लास अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जा रहा है, आप वहां से जाकर के सारी क्लास अटेंड कर सकते हैं। बाकी आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन में अगले टॉपिक की। जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन में जो हमारे दो वेजिटेशन बच गए थे उन्हीं का अध्ययन आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जो हम बात करेंगे अगले वेजिटेशन की वो है हमारी कौन सी, वो है हमारी यानी 4 की बात हमने कर ली थी। जो हम 5वीं बात करेंगे वो 5वीं बात कौन सी करेंगे, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान यानी जिसको हम लोग ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फॉरेस्ट या वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे। इसमें यार सबसे पहले हम ये बता देना चाह रहे हैं कि ये जो घास के मैदान हैं ये यार हमारे मतलब एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि अब उतने ज्यादा घास के मैदान नहीं देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन ये जो हमारे घास के मैदान हैं ये शुष्क जगहों पर मिलते हैं। ये घास के मैदान भारत में ये घास के मैदान शुष्क जगहों पे पाए जाते हैं। यानी जो भी हमारे ड्राई प्लेन एरियाज जो भी हमारे इंडिया में ड्राई प्लेन एरियाज हैं वहां पे हमको घास के मैदान देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर होता है या जो वार्षिक वर्षा होती है, यहाँ इन घास के मैदानों में जो वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहां पे जो वार्षिक वर्षा होती है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 100 सेंटीमीटर के मध्य में होती है। और अगर हम लोग और बात करें तो ये इंडिया से हमारे घास के मैदान बहुत ही कम मिलते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ये खत्म हो रहे हैं, एक तरीके से खत्म हो रहे हैं। और ये खत्म हो रहे हैं, इसके कई कारण हैं। ठीक है, इसके कई कारण हैं जिस वजह से ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान खत्म हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल में अगर हम लोग बात करें तो ये हमको जो मिलते हैं ना, ये कहां पे मिलते हैं, इनका जो एरियाज होता है वो है हमारा मध्य प्रदेश में। यानी पठारी भागों में ये घास के मैदान देखने के लिए मिलते हैं। पठारी भागों में, इंडिया के पठारी भागों में ये घास के मैदान देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मध्य प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटका, इटेसेट्रा। इन क्षेत्रों में
ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखने के लिए मिल जाते हैं। और कब देखने के लिए मिलते हैं? जब इंडिया में वर्षा होती है पठारी भागों से लेकर के या कहीं पे भी, तो जब पठारी भागों में वर्षा होती है तब यहाँ पे इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी बड़ी घासें देखने के लिए मिल जाती हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग यार ट्रॉपिकल ग्रासलैंड या वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे वो बात करते हैं शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनों की बात हम करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो हम छठी बात करते हैं, यानी छठा जो हमारा वेजिटेशन आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क मरुस्थलीय मरुस्थलीय शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार कांटेदार वन, या जिसको हम लोग ड्राई थॉर्नी वेजिटेशन ड्राई थॉर्नी वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन होते क्या हैं? तो जाहिर सी बात है यार, इसके नाम से ही हमें यार प्रतीत हो रहा है, इसके नाम से ही, कि शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन क्या होते हैं। ठीक है, ड्राई प्लेन एरियाज, यानी ये भी यार शुष्क जगहों पे, मरुस्थलीय जगहों पे जो भी हमारे कांटेदार वृक्ष मिलते हैं या वन मिलते हैं या वनस्पतियां मिलती हैं, वेजिटेशन मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन के नाम से भी जानते हैं, या ड्राई थॉर्नी वेजिटेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिलहाल में इसमें यार हम ये देखते हैं कि ये किन स्थानों पे पाई जाती है। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार जो वन होते हैं ये हमको हरियाणा हो गया, हरियाणा यानी इनके जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र किन क्षेत्रों में पाई जाती है? हरियाणा के बाद हमारा क्या हो गया? हरियाणा, राजस्थान के बाद हमारा आ जाता है यूपी का वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न यूपी, एंड उसके बाद आता है मध्य प्रदेश के बाद आता है हमारा क्या? महाराष्ट्र के बाद अगर और बात करें तो आ जाता है हमारा कर्नाटका इटेसेट्रा, यानी इन सारे क्षेत्रों में हमको ये मरुस्थलीय कांटेदार वन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी बात शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनों में कि ये किन क्षेत्रों में हमारे पाया जाता है। ठीक है, ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखोगे, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी एंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका। ठीक है, अगर इसी में और बात करें तो एक क्षेत्र हमारा गुजरात भी बसता है, इटेसेट्रा लिखा मैंने, तो गुजरात भी आप लोग डाल लोगे, गुजरात के क्षेत्र में भी ये शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, फिलहाल में देखते हैं कि यहाँ पे हमको कौन कौन से वृक्ष देखने के लिए मिलते हैं जिनमें कांटे होते हैं। क्या होते हैं? कांटे होते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं। उसको हम लोग अगर देखें
तो यार हमारे हो गया बबूल का पेड़। कौन सा? बबूल। बबूल का वृक्ष, बबूल का वृक्ष हो गया। बबूल के साथ साथ खजूर, खजूर, नागफनी, खेजड़ा, खेजड़ा, रीठा, केर, केर के साथ साथ बेर हो गया, केर, बेर, और उसके बाद आंवला भी हो गया, आंवला, आंवला, आंवला के साथ साथ रोहिड़ा, रोहिड़ा। अगर और बात करें तो रोहिड़ा का वृक्ष होता है, रोहिड़ा और रीठा, रीठा आदि डाल लो। इस तरीके के जितने भी वृक्ष होंगे जिनमें हमारे कांटे होंगे, उनकी पत्तियों में या उनकी जो छाल होगी, जो बार्क होगी, वो काफी मोटी होगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी हमको वृक्ष प्राप्त होते हैं वो कहां प्राप्त होते हैं? वो होते हैं शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, हम उनको बोल सकते हैं। ये वृक्ष एक प्रकार के कांटेदार वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें कांटेदार वृक्ष में, इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है। ठीक है, अगर और बात करें तो ये भी हमको याद रखना है कि यहाँ पे इन पौधों की या इन वृक्षों की जो छाल होती है वो काफी मोटी होती है, और कांटे तो होते ही हैं, ये भी हम लोगों ने जाना कि कांटे तो होते ही हैं, और इन कांटों के साथ साथ जो इनकी पत्तियां होती हैं, उनकी पत्तियों में भी किसी किसी वृक्ष में उनकी पत्तियों में भी कांटे देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ये नागफनी हो गया ना, नागफनी, नागफनी वगैरह हो गया, तो इसमें ये बबूल भी हो गया, इसमें भी देखो कांटे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, कांटे सभी में मिलते हैं, छाल सभी की मोटी होती है, यहां जितने भी वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनों की। बात करते हैं इसी में इसके आगे की। देखते हैं शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन में जो अभी मैंने बोला कि खजूर, खजूर, खेजड़ा, रोहिड़ा, रोहिड़ा और रीठा, रीठा, ये सारे वृक्ष मानव उपयोगी होते हैं। ये सारे वृक्ष, ये सारे वृक्ष मानव उपयोगी होते हैं, मानव उपयोगी होते हैं, मानव उपयोगी होते हैं। बाकी बचे जो वृक्ष हैं, अभी जितने वृक्ष हम लोगों ने पढ़े, बाकी बचे जो वृक्ष हैं, जो वृक्ष हैं वो केवल और केवल, केवल और केवल ईंधन के उपयोग में, कार्य में लाए जाते हैं। ईंधन उपयोगी, ईंधन उपयोगी वृक्ष होते हैं, ईंधन उपयोगी वृक्ष होते हैं। यानी मानव के कार्य में बाकी बचे हुए वृक्ष नहीं होते हैं। बाकी ये 3-4 वृक्ष ऐसे होते हैं हमारे जो कि मानव के कार्य में लाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, ये चीज या ये पॉइंट हमको याद रखना है। बाकी और बात करें इसी में तो शुष्क मरुस्थलीय जो कांटेदार वन होते हैं, इन्होंने आखिर कांटों को क्यों अपनाया? ये भी यार कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, तभी यहाँ के जो वृक्ष होते हैं उन्होंने अपने स्वभाव में या अपने नेचर में कांटों को एडॉप्ट किया। कांटों को क्या किया? एडॉप्ट किया। तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, तो जाहिर सी बात है रीजन था। कौन सा रीजन? वो रीजन ये था, इसको देखते हैं थोड़ा सा, कि
देखते हैं यहां के वृक्षों ने, यहां के वृक्षों ने कांटों को क्यों अपनाया, क्यों अपनाया। अब यार इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या दें कि इन वृक्षों में या यहां के जो भी हमारी वेजिटेशन है, वेजिटेशन, उन्होंने कांटों को क्यों अपनाया। इसलिए यार कांटे होती हैं नुकीले टाइप के, कांटे जो होती हैं वो होता है नुकीला टाइप का, ठीक है। और कांटों को इसी कारणवश तो अपनाया कि यहां के वृक्ष जो होंगे वो वाष्पीकरण से बचने के लिए, ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए, इवेपोरेशन से बचने के लिए, ठीक है, इवेपोरेशन या ट्रांसपीरेशन या वाष्पीकरण से बचने के लिए, वाष्पीकरण से बचने के लिए यहां के पौधों ने, यहां के वृक्षों ने कांटों को अपनाया, कांटों को इसीलिए इन लोगों ने अपनाया, ठीक है। बाकी और कोई रीजन नहीं है। एक हो गया ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए, और दूसरा पॉइंट अगर डालना चाहें तो पशुओं से बचने के लिए। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है पशुओं से बचने के लिए, पशुओं से बचने के लिए भी यहां के पौधों ने क्या किया यार, इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन से बचने के लिए या पशुओं या जानवरों से बचने के लिए यहां के वृक्षों ने कांटों को अपने स्वभाव में एडॉप्ट किया, जिससे यार ये पेड़ यार वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण चौड़ी सतह पर ज्यादा होता है। कहां पे होता है? चौड़ी सतह पर वाष्पीकरण ज्यादा होता है। अब यार वाष्पीकरण ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, तो पत्तियां वगैरह तो गिर ही जाएंगी और धीरे धीरे पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये पेड़ एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि मर जाएगा, ठीक है। इसी कारणवश यहाँ के वृक्षों ने क्या किया, कांटों को अपनाया। कांटों में या नुकीली चीज में इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो जाहिर सी बात है जब इवेपोरेशन कम होगा तो यार सूखेगा नहीं, पेड़ सूखेगा नहीं। इसी कारणवश यहाँ के वृक्षों ने क्या किया, कांटों को अपनाया। और दूसरा, पशुओं से बचने के लिए भी यहाँ के वृक्षों ने क्या किया, कांटों को अपनाया, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट या 2-3 फैक्ट हम कांटेदार वृक्षों से याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है हमारे हिसाब से, जानने योग्य पर्याप्त है। तो इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हुई शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन, ये हुआ शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वन। फिलहाल में ये यार यहीं पे इंड होता है। ये 6 है जो भी हमने 6 जो वनस्पतियां पढ़ी या जो वेजिटेशन पढ़े वो यार इन्हीं 6 का अध्ययन हमको करना था। जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, इंपॉर्टेंट थे, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कवर की, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट अगर होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हो, वहां से हम रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे या तो नई क्लास लेंगे, वहां पे सारी चीजें अटेंड करेंगे। फिलहाल में ये क्लास यहीं पे एंड होती है, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे, आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगे या आपके ज्ञान के पर्पज से थोड़ा भी आपको सहायता प्राप्त होती है इस वीडियो से, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं किसी नए चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।